तो नीट के टॉपर नंबर 2 अर्चित गुप्ता, जो कि खास न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ इस वक्त मौजूद है, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नतीजों का ऐलान हो गया। 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने राहत की सांस ली है। 2 दिन पहले भारत सरकार के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल ने इस बात की जानकारी दी थी। तो अर्चित का रुख करते हैं। अर्चित, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर और बहुत बधाई आपको आपकी इस कामयाबी के लिए। ये बताइए, कितनी खुशी और कितनी राहत आखिरकार नीट के नतीजे घोषित हो गए? जी, बहुत खुशी मिली एंड बहुत राहत भी मिली है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा एंड अब रिजल्ट आ गया है, तो मैं और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं एंड मेरे टीचर्स एलन करी इंस्टीट्यूट के भी बहुत खुश हैं। आप नंबर 2 का स्थान ले जाएंगे, इसकी उम्मीद थी या नंबर 1 की उम्मीद थी? नहीं, मेरी ज़्यादा मतलब इतनी उम्मीद मैं नहीं रखता था, क्योंकि मेरा रहता था कि एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी, बट इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मेरी सेकंड रैंक ही आ जाएगी। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल। अर्चित, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि तैयारियों का जो सिलसिला था, किस तरीके से शुरू किया, किस तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन की, वो ज़रूर आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। जी, मैंने 11th क्लास में अपनी तैयारी शुरू करी थी। 10th क्लास तक मैं मतलब इतना फोकस नहीं था, मैं डिसाइड भी नहीं कर पाया था। 11th मैंने डिसाइड किया कि मैंने मुझे बायो लेना है एंड उसके बाद फिर मैंने एलन करी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया एंड वहाँ पर जो फ्रीक्वेंट चीज़ें होती थी एंड उसके बाद जो टीचर्स पढ़ाते थे आते थे, मैं वही पढ़ता था एंड टीचर्स ने जैसा मुझे गाइड किया मैंने वैसे ही पढ़ाई करी 2 साल। ये बताइए, आपके इंस्टीट्यूट में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि वहां से वहां के 10 लोग जो हैं वो टॉप 10 लिस्ट में हैं आपके उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो किस तरह से तैयारी करवाई जाती है? जी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता तो एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। पूरी तरह से एग्ज़ाम पे फोकस्ड होता है एंड रेगुलर टेस्ट होते हैं जो एग्ज़ाम पे ही फोकस रहते हैं। इसके कारण मुझे लगता है कि एलन से रैंक आती है एंड इसके पार्ट मैं एलन के कोहिनूर हॉस्टल में रहता था इंदौर में, तो वहाँ पर एक अलग ही टाइप का कंपटीशन एंड नर्चरेंस मिलता था और टीचर्स काफ़ी फोकस्ड होकर हमें कभी भी पढ़ा सकते थे एंड कोई भी डाउट आता था तो इवन मिडनाइट में वो आके मुझे डाउट्स बताते थे। तो इसके कारण मुझे लगता है कि इसलिए हमारी रैंक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड रहती थी और हमारी रैंक अच्छी आई। अर्चित, बिल्कुल। पढ़ाई का वहाँ पर किस तरीके का माहौल था? जैसा कि आपने जिक्र किया कि वहाँ पर टीचर्स आते थे, कोई प्रॉब्लम रहती थी तुरंत वो अवेलेबल रहते थे, दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये सहूलियत मिला करती थी। क्या आपका रूटीन क्या था दिन भर का पढ़ाई का? रूटीन स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि मैं कभी कोई शेड्यूल कभी फॉलो नहीं कर पाता था, तो मैं बस फ्लो में पढ़ाई करता था। मैं ऐसा शेड्यूल पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, बस अपनी पढ़ाई करता था एंड टीचर्स कभी भी मतलब जनरली मैं लेट नाइट स्टडी करने वाला स्टूडेंट था, तो इवन रात को 12 बजे 1 बजे या 2 बजे कभी भी डाउट आता था कि एकदम डाउट आ गया और ये मतलब रेजिस्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसी वक्त सर को कॉल कर देता था एंड जनरली अगर छोटा डाउट होता था सर व्हाट्सएप पे मुझे आंसर बता देते थे। एंड बहुत बार ऐसा भी होता था कि जब डाउट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, मुझे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था, तो वो सुबह 6 बजे आके ही मुझे पढ़ाना भी शुरू कर सकते थे। मतलब दे वर वेरी ईगर टू टीच मी एंड वो बस मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमें। बिल्कुल, टीचर्स तो बहुत ईगर थे, आप भी पढ़ने के लिए बहुत ईगर थे क्या? और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप शुरू से काफी ब्राइट रहे हैं स्टडीज में, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं 10th तक तो आप फोकस थे ही नहीं, आपने कहा कि 11th में जाके आपने सोचा कि चलो डॉक्टरी की तरफ रुख किया जाए। जी, मैं 10th तक ज़्यादा फोकस तो नहीं, मतलब बेसिकली मैं इतना ज़्यादा नहीं था मुझे कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर पाऊंगा एंड मेडिसिन में भी मतलब जब मैं 11th में आया था तो एक टीचर जो मेरे मेंटर है आनंद शर्मा सर, उनने कहा था कि बस तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तैयारी करो। सो आई डोंट थिंक कि मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट था, बस फिर मैं टेस्ट में एक्सेल करने लगा तो टीचर्स ने मुझे बोला कि तुम अच्छी तैयारी कर सकते हो, तुम्हारी रैंक अच्छी आ सकती है, तो मैंने और अच्छे लेवल की तैयारी करना शुरू करी। बिल्कुल अर्चित, ये एक बड़ी सफलता है आपके लिए। आपने कहा कि बाद में आप फोकस हुए, उसके बाद आपने अपनी तैयारी शुरू की, एक बड़ी सफलता है। लाखों हजारों स्टूडेंट्स हर साल तैयारी करते हैं, लेकिन इस रैंक पर जहां पर आप पहुंचे हैं वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। तो किन लोगों ने आपका साथ दिया? आपकी जो मुश्किल राह थी, किन लोगों ने आसान किया उसे?
जी मैं कहूँगा कि मैं पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को फर्स्टली देना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड मैं कभी भी टेस्ट में पीछे आता था या फिर मुझे कोई भी दूसरी प्रॉब्लम्स होती थी, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। एंड उसके बाद मैं कहूँगा कि एलेंकर इंस्टीट्यूट का पूरा योगदान था इसमें, क्योंकि कभी कोई टीचर्स या फिर वहाँ पे टेस्ट का जो सिस्टम होता था, मटेरियल सिस्टम होता था, वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इसके कारण आई थिंक कि मुझे रैंक का पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को और फिर एलेंकर इंस्टीट्यूट को देना चाहिए। आपकी फैमिली में कोई और भी डॉक्टर है क्या? नहीं, कोई ऐसा डॉक्टर तो नहीं है। जैसे मेरे एक बहुत दूर के मामा जी हैं, वो डॉक्टर हैं, उनका एक हॉस्पिटल है। एंड मेरी कजिन दीदी हैं, वो अभी 4th ईयर में है मेडिकल की, तो मैं वहां से थोड़ा इंस्पायर हुआ था क्योंकि मुझे फिर दिखने लगा था कि मतलब डॉक्टर लाइफ थोड़ी फैसिनेटिंग होती है, तो फिर मैंने अपना मतलब मेरा इंक्लिनेशन बायो की तरफ आया। क्या फैसिनेशन है इसमें? मैम फैसिनेशन ये है कि यहाँ पर आप मतलब एक हेल्प करने से जो अंदर से खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो बहुत अलग होता है। क्योंकि जब भी आप किसी को हेल्प करते हो तो फिर वो सेटिस्फैक्शन मिलता है अंदर से, जो एक मतलब जनरल जॉब में नहीं मिल सकता। लेकिन लाइफ टफ भी बहुत होती है। डॉक्टर्स को डेली मिलता है, हर समय मिलता है, तो आई थिंक कि वो लेकिन सर चैलेंजेस टफ बहुत तो होंगे, हर टाइप का चुनौतियां जॉब बहुत होता है, होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हर जॉब टफ होता है। तो या मतलब चुनौती होंगी एंड देन जब आएंगी तब मैं देखूंगा भाई। तो क्या बनना चाहते हैं आप? सर्जन बनना चाहते हैं, फिजिशियन बनना चाहते हैं? ऐसा स्पेसिफिकली मैंने सोचा तो नहीं है, बट आई हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी। कोई मैसेज देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी करने के लिए अभी सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपके इस मैसेज के बाद शायद उन्हें शुरू कर दें वो तैयारी करना? मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप हार्ड वर्क करें एंड डू नॉट फॉलो एनीबॉडी, लाइक कि हमारी रैंक आ गई तो आप हमें फॉलो कर रहे हैं। आप अपना ट्रैक बनाइए और जिस दिन आपकी रैंक आ जाएगी तो आप फिर बता सकते हैं कि ये मेरा तरीका था, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो रादर देन किसी को फॉलो करने की जगह आप अपना ट्रैक बनाइए एंड अपनी रैंक आप खुद क्रिएट कीजिए। पर अर्जित, एक चीज और है, जो मेडिकल का करियर होता है ये बहुत लंबा होता है, तो बहुत सारे लोग तो पहले ही हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, उनको बड़ा मुश्किल भी लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। ये तमाम बातें आपके जहन में नहीं आई कि 5.5 साल तो एमबीबीएस की पढ़ाई करने में गुजर जाएंगे, फिर इंटर्नशिप भी करनी होगी, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करना होगा, फिर हो सकता है सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़े? मैंने इतना सोचा नहीं है मैम। मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, क्योंकि उसके बाद एक जनरल जॉब करते रहे जिंदगी भर, उसमें बोरियत ही होगी, ज़्यादा बोर हो जाएंगे। इससे अच्छा तो आप पढ़ते रहो, वो ज़्यादा सही है। बिल्कुल। एंड एक लंबे टाइम तक पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा मेरे साथ। अर्चित, एक सवाल आपसे बार बार लोग पूछेंगे, कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है? कम से कम कितने घंटे पढ़ा जाए कि आसानी से ये रिजल्ट निकाला जाए? मैं कभी अपना टाइम कैलकुलेट नहीं करता था, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा ही मिसलीडिंग होता है। कभी पढ़ने की इच्छा होती तो आप 16 घंटे तक पढ़ सकते हैं, कभी इच्छा नहीं होती तो आप 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। तो मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता था मेरा टाइम। बस ये रहता है कि आप पूरे दिन में टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ाई करें। सो ज़्यादा कैलकुलेशंस पे बेस ना रहना चाहिए घंटे में, क्योंकि हर इंसान का आउटपुट भी अलग होता है। आजकल लोग जो है वो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, आपकी एज में खासकर होते हैं, और एक ये चुनौती भी होती है कि आगे क्या डायरेक्शन हम लें। ऐसे में एमबीए का काफ़ी क्रेज़ है, लगता है कि बहुत जल्दी आप बहुत ऊपर पहुंचेंगे, क्विक मनी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एमबीबीएस को लेकर आपके जहन में किस तरह के आइडियाज़ रहे? मैम मैं एमबीबीएस इसलिए करना चाहता क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेशन रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब जो किसी को हेल्प करने में मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको कहीं और पैसे से मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। सो मेरा ये था कि डॉक्टर बनने के बाद मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि वो सेटिस्फैक्शन मुझे मिले जो मुझे फैसिनेट कर रहा है। अर्चित, तमाम तरह के मरीजों से आप रूबरू होंगे जब भविष्य में आप डॉक्टर बन जाएंगे, कहीं पर आप अपॉइंटमेंट होगा आपका, तो तमाम तरह के मरीज वहां पर आएंगे, तमाम तरह की उनकी समस्याएं होंगी। इधर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जो घटनाएं वो भी बहुत सामने आई कि किसी मरीज के साथ कोई अगर हादसा हो जाता है तो वो डॉक्टर्स को सीधा दोष दे देते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं, आपका नजरिया? फर्स्टली मैं अभी डॉक्टर बना नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि मतलब इसमें कैसे डील किया जा सकता है भविष्य की बात। बट मेरे हिसाब से कि अगर आप एक जेन्युइन डॉक्टर होंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। चलिए अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है और कौन सबसे ज्यादा खुश हुआ जब ये रिजल्ट आया? सबसे पहले किसने आपको बधाई दी? बेसिकली मेरी फैमिली इंदौर में है एंड वी हैव अ जॉइंट फैमिली।
तो मेरे मम्मी पापा एंड मेरा छोटा भाई है जो 7th क्लास में है, एंड मेरे ताऊजी ताईजी हैं, एंड मेरी दादी जी हैं घर में, एंड मेरे भैया और दीदी हैं वो मतलब बाहर हैं। जैसे मेरे भैया अभी पुणे में हैं एंड मेरी दीदी मेडिकल कॉलेज ऑफ रीवा में पढ़ रही हैं अभी 4th ईयर में। तो लाइफ में कभी कुछ गोल सोचा, कोई रोल मॉडल रहा? ऐसा एज तो कोई रोल मॉडल नहीं था मेरा, क्योंकि मतलब मैं इसी थ्योरी पे चलता था कि आप जब खुद अच्छा अपने आप को एक्सेल कर लोगे तो फिर आपके लिए मतलब आप अपने आप को रोल मॉडल बता सकते हो, तो किसी और को क्यों देखना। बिल्कुल, लेकिन कुछ डॉक्टरों से आप मिला करते होंगे या कभी किसी ज़रूरी इलाज के लिए आप पहुंचा होंगे, तो वहाँ पर डॉक्टर्स मिलते होंगे, उनके व्यवहार को लेकर, उनके जो डॉक्टरी उनकी जो ट्रेनिंग है उसको लेकर आप काफ़ी उत्सुकता होगी आपके अंदर कि ये किस तरीके से होता है। इन सब चीज़ों को देखकर कभी आपको कुछ लगा? शुरुआत कैसे हुई आपकी? हाँ, जैसे मेरे जो मामा जी हैं उनका एक जैसे बालाजी फ्रैक्चर हॉस्पिटल है भोपाल में, तो मैं वहाँ पर 1-2 बार गया हूँ हॉस्पिटल में। मामा जी को मैंने इवन ट्रीट करते हुए देखा है, तो मैं मतलब उनसे मतलब उनकी जो तरीका है उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट रहता हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब पेशेंटली एंड बहुत पोलाइटली अपने पेशेंट से बात करते हैं एंड उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और उनने अपनी जो कैरियर में जो चीज़ें हुई वो मुझसे शेयर करी हैं, तो आई थिंक कि मतलब उनकी लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ और एंड मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। और क्या चीजें आपको पसंद हैं और क्या क्या करना आपको अच्छा लगता है? जैसे मैं बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन अभी 11th-12th में मैं खेल नहीं ज़्यादा पाता था क्योंकि पढ़ाई पे मेरा फोकस था। और इसके अपार्ट जो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरा फेवरेट चीज़ है वो गेम्स खेलना है, तो अलग अलग गेमिंग कंसोल्स पे मैं बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ। एंड अभी तो मैं जैसे 11th-12th में केवल मोबाइल पर थोड़े बहुत गेम्स खेलता था एज अ रिक्रिएशन, लेकिन अभी मतलब उससे पहले तक मैं बहुत सारे अलग अलग गेमिंग कंसोल्स पे गेम्स खेलता था, जैसे Xbox है, PS2 एंड ऑल। तो ज़्यादा मज़ेदार क्या होता है, आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स? आउटडोर ही बेटर होता है, लेकिन अगर आप थक जाओगे तो फिर इंडोर ही अच्छा है। ज़्यादा पसंद इंडोर है। हाँ बिल्कुल। बाकी पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए ही होता है, लेकिन ये बताइए कि हम उन लोगों के लिहाज से जानना चाहते हैं जो लोग ये समझते हैं कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ पढ़ते रहने की ज़रूरत है। आपकी जैसा कि आप बता रहे हैं, आप खेल के लिए भी समय निकालते थे, बाद में थोड़ा सा आपने ज़्यादा फोकस किया है, तो ऐसे में किस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है पढ़ाई के बीच में, बाकी एक्टिविटीज़ के बीच में? क्या सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ लेना चाहिए या पढ़ाई भी करते रहना चाहिए और साथ में बाकी एक्टिविटीज़ भी चलनी चाहिए? नहीं, जैसे नहीं, मेरे हिसाब से पढ़ाई ही करना चाहिए एंड बाकी एक्टिविटीज जो छोटा सा एक ब्रेक होता है पढ़ाई के बीच में उसमें कर लेनी चाहिए। इसलिए मैं फिजिकल एक्टिविटीज प्रेफरेबली नहीं कर पाता था क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और जो जनरल गेमिंग होती है वो आप 5-10 मिनट भी कर सकते हो। कितने घंटे की तैयारी पूरे दिन आपको पढ़ाई करनी होती है जनरली, एंड ऐसा मैं टाइम का कोई बता नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी खुद ही देखा नहीं कि इतनी देर पढ़ना रहता है मुझे, मैं कितनी देर पढ़ता हूँ। फिर बस ये है कि आप पढ़ाई करो और उसके अलावा आपको टाइम वेस्ट भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मेरा एवरेज, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम कभी कैलकुलेट नहीं करता था, तब भी अगर ऐसा कहा जाए कि कितने, तब भी तो आई थिंक कि 8 या 9 घंटे। 8-9 घंटे पढ़ने से आपका हो जाता था? आपको लगता था कि आपकी तैयारी अच्छी है? बिल्कुल। आपके साथ 8-9 या 10 घंटे, मतलब 8 घंटे अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए सेल्फ स्टडी का। अर्चित, आपके साथ के कुछ स्टूडेंट्स होंगे तो होती हैं, उनको भी तो कभी देखा करते थे कि कोई ज्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, कोई ज्यादा खेल रहा है, कोई कम खेल रहा है, जी, कोई बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है? इंदौर में बिल्कुल आराम से मिल रहा है, क्लियर। हाँ, जैसे इंदौर में कोहिनूर हॉस्टल में ही जो 3rd रैंक है नीट में, मनीष मूलचंदानी, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एट प्रेजेंट। सो लाइक उसके रूम में मैं जाता था कभी कभार, तो मैं देखता था कि वो पढ़ रहा है, तो मैं उससे देख के भी मतलब बहुत बार मोटिवेट होता था कि यार ये पढ़ रहा है तो मुझे ही पढ़ना है। एंड हमारा मतलब चलता था, कंपटीशन भी होता था, हम अच्छे फ्रेंड्स भी थे, तो उसके कारण मुझे लगता है कि मेरी रैंक उसके कारण बहुत ऊपर आ गई। बिल्कुल। कंपटीशन कितना जरूरी है, ये इसके बारे में आप कुछ बताइए। कंपटीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा जब तक आप ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, मतलब जो आपका लिमिट है उससे ऊपर आपको जब जाना है तो कंपटीशन ही चाहिए होता है। हेल्दी कंपटीशन की ज़रूरत होती है। हाँ जी, हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कंपटीशन हो रहा है तो उसके पार्ट आपको उससे कुछ सीखना भी चाहिए रहता है। हाँ, कर दे। बिल्कुल। तो ऐसे में मम्मी पापा की अगर हम बात करें तो मम्मियों को जरा फिक्र हो जाती है बहुत जल्दी से कि बेटा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बेटे ने कुछ खाया नहीं है, बेटा थोड़ा आराम कर लो, इस तरह की बातें आपकी मम्मी की तरफ से आती थी?
जी मेरी मम्मी थोड़ी मतलब मेरी मम्मी इस चीज़ में ज़्यादा प्रेशर डालती नहीं थी। मेरी मम्मी कहती थी जैसा तुम्हें करना है वैसा करो। एंड ऑब्वियसली मतलब मेरी मम्मी को चिंता रहती थी कि मैं ज़्यादा प्रेशर में रहता था। तो नीट के एक दिन पहले भी मैं ज़्यादा टेंशन में था, तो मेरी मम्मी फिर आई थी हॉस्टल एंड उनने मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाया भी था एंड मुझे आइसक्रीम खिलाई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया हूँ मैं। तो फिर उनने मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा अच्छा फील कराया। उसके बाद फिर मुझे एग्जाम दिलवाने भी अपने दर्शकों को बता दें, अर्चित आपके पास आते हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि अर्चित के साथ इस समय मौजूद हैं उनके टीचर ब्रजेश महेश्वरी। बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी। कितना आश्वस्त थे इस सफलता को लेकर, इस रैंक को लेकर? थैंक यू वेरी मच। नहीं, पूरा विश्वास था इसके अंदर, क्योंकि बच्चों का जो डेडिकेशन था और टीचर्स का जो इनके साथ सैक्रिफाइस, और बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ जो ये इंदौर के अंदर कोहिनूर में रहे, तो जहाँ बच्चों से कुछ भी जरूरत पड़ती, बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती, टीचर हमेशा अवेलेबल होता, राउंड द क्लॉक हमेशा उनकी एकेडमिक अल्टीमेट केयरिंग होती। और हमको पूरा विश्वास था क्योंकि एम्स का रिजल्ट पहले आ चुका था और उसके टॉप 10 में हमारे अर्चित गुप्ता की ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी, और रिजल्ट का इंतजार था नित्य जी का, और जो की निकली थी इसकी ऑफिशियल की, उससे लग गया था इसका स्कोर ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब जो एक तो स्कोर लगता है कि 705 आउट ऑफ 720, और उससे लगा कि ये टॉप 10 में 1, 2, 3 कोई भी रैंक हो सकती है, तो हमें पूरा विश्वास था। बिल्कुल। ब्रजेश जी, और अभी इस समय इसकी सेकंड रैंक है, साधना है और इंदौर से लेकिन सेकंड, अगर थर्ड रैंक है। आपका स्टूडेंट है, अगर वो सफल हो जाता है तो जाहिर तौर पर आपकी साधना सफल हो जाती है। कितना सफल खुद को महसूस कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है जब किसान के लिए कोई फसल लहराती है तो मेहनत के हिसाब से कितनी खुशी आती है। और हमको भी वही लग रहा है कि आज इंदौर के लिए जो एलन का सेंटर है, और एलन के हिसाब से इंदौर को सेकंड ईयर था, और सेकंड ईयर में इतना अच्छा रिजल्ट जिसमें टॉप 10 में सेकंड थर्ड रैंक आ गई, और हमारे लिए एलन के हिसाब से जिसका 29 वर्ष का सफर चल रहा है, अगर बहुत जल्दी कोई सेंटर सेकंड ईयर में ही सेकंड थर्ड रैंक लिया है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल बच्चों का सैक्रिफाइस है, डिवोशन, डेडिकेशन है, सोशल लाइफ से अपने को दूर रखा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और सबसे और साधक अच्छी फसल में योगदान अच्छी खाद का होता है, अच्छे बीज का होता है, सिंचाई, तमाम चीजें होती हैं। ऐसे में अगर हम अर्चित की बात करें तो सबसे बड़ी खूबी अर्चित की आपको क्या लगती है? अर्चित का सबसे बड़ी खूबी थी कि एक तो फॉलोअर बहुत अच्छा था, जो इसे कहते थे उसे फॉलो करता था, और इसको केवल अभी आप बता दूं, इसका व्हाट्सएप पे कोई अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है। अभी हमने कहा भी था कि बना ले, तो अभी इसने कहा अभी मुझे इंडिया रिप्रेजेंटेटिव बन के बायो ओलंपियाड में जाना है, और वहां मेरा यूके में 23 जुलाई से कंपटीशन है, जहां एज ए इंडिया रिप्रेजेंटेटिव मेरी जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड लेवल पे जो वहां 129 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे अपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है। जब तक वो गोल्ड मेडल नहीं आ जाएगा मैं अपना फेसबुक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, जब फेस इस लायक हो जाएगा तभी फेसबुक अकाउंट बनाऊंगा। यानी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है ब्रजेश जी आपकी ओर से? बिल्कुल, ये मतलब कहते हैं राइट फॉर द राइट टाइम, फर्स्ट टू लव विद कैरियर देन लव टू एनीवन। ये बच्चे ने पूरा इसको शो करके बताया कि आज भी हर तरह के सोशल जो मीडिया है उससे अपने को वैसे कट ऑफ रखता है, लेकिन पढ़ाई के लिए जरूर यूज करता है। स्मार्टफोन था इसके पास, लेकिन पढ़ाई के लिए यूज करता था। लेकिन यहाँ पर अर्चित, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का इतना जमाना है, हर कोई, और खासकर आपके एज ग्रुप में ऐसा बहुत होता है कि आपका जो पीयर ग्रुप है उसमें जरूर कि कोई क्या डिस्कस कर रहा है, कोई मैसेज डिस्कस कर रहा है, कोई वीडियो डिस्कस कर रहा है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर आप इन चीजों से दूर हैं तो कहीं थोड़ा सा पीछे हैं, जैसा कि अक्सर आपके एज ग्रुप में ऐसी भावना आ जाती है? कैसे आपने दूर रखा अपने आप को इन सब चीजों से? कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा है? हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन योर पीयर ग्रुप। जैसे पहले तक पीयर ग्रुप कुछ और था, लेकिन जब मैं 11th-12th में आ गया तो मेरा पीयर ग्रुप पूरा ही ऐसा था। जैसे मनीष मेरा बेस्ट फ्रेंड था एंड मेरा पीयर ग्रुप पूरा ऐसा था जिसके पास सोशल नेटवर्क था ही नहीं। तो मुझे इस बात का कोई टेंशन था ही नहीं कि मेरे पीयर ग्रुप में क्या चल रहा है, क्योंकि हम सभी सोशल नेटवर्क पे नहीं थे। सो हमारा जो डिस्कशन होता था वो जनरल जैसा होता है, मतलब फेस टू फेस वैसा ही होता था। बिल्कुल, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्चित, आपके टीचर आपके साथ में बैठे हैं, खुल के बोलिए, उनसे क्या डर लगता था पढ़ाई के टाइम? पढ़ाई के मामले में तो डर नहीं लगता था, क्योंकि डाउट्स पूछ रहते थे। जनरली कभी कभी लगता है कि मतलब सर हम इतना डिवोट कर रहे हैं तो हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस बात का डर लगता था। बिल्कुल, लेकिन राहत की सांस अब भी नहीं है, अभी भी आपके ऊपर प्रेशर है। तो अभी क्या सेलिब्रेशन का टाइम है या नहीं है, या पूरी तरह से जो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं उसकी तैयारी में पूरा फोकस है अभी?
ये मैं एक बार मेरे पेरेंट्स एंड सर से डिस्कस करके ही मतलब बता पाऊंगा कि मुझे क्या करना है अभी। नहीं तो आप हिस्सा लेने तो जा रहे हैं ना, ये तो तय है, या इसमें भी अभी डाउट है? नहीं जाना तो है ही। पार्टिसिपेट करना है। कब से इसकी तैयारी शुरू करने वाले हैं जी। ये तैयारी जारी है? जारी है, चल रही है। बिल्कुल। सेलिब्रेशन किस तरह से हो रहा है ये भी बता दीजिए। सेलिब्रेशन तो सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। नहीं, सेलिब्रेट तो आप कर रहे होंगे, आपके टीचर भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी कर रही होगी। अभी तक कहाँ से इनविटेशन आ गया, कुछ प्लान्स बने? नहीं, अभी मेरे पेरेंट्स का भी यही है कि अभी बायोलॉजी ओलंपियाड पे फोकस करो, इसलिए मेरे पेरेंट्स का तो कोई अभी सेलिब्रेशन का नहीं है। एंड थोड़ा हम एलन में जरूर सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि सब टीचर्स भी वहां पर हैं जिनने हमें पढ़ाया था, तो उनके साथ तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। किसी ने अभी तक आपको डॉक्टर बाबू कह के पुकारा क्या? सर ही कहते हैं डॉक्टर हमेशा। ब्रजेश जी, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी ओर से? क्या क्या जरूरी चीजें, क्या क्या गैर जरूरी चीजें सोशल मीडिया बस ये एग्जांपल अर्चित गुप्ता नहीं बोलूंगा, डॉक्टर अर्चित गुप्ता मेरे साथ बैठे हैं। डॉक्टर लगाना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप ये जिंदगी के 2 साल जो आपके 10 के बाद होते हैं इसको पढ़ाई नहीं साधना मान के करें और साधक बन जाएं। बस यही लेके चले, मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरा बच्चों से कहना है, अगर तुम्हें जो काम करना है उससे तुमने अगर कर ली प्रीत, तुम्हारी सुनिश्चित है जीत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, और यही वो उम्र होती है ब्रजेश जी सफर, जहां पर बच्चों की सफर लाइफ चलता या तो रहे। बन जाती है या फिर बिगड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये समय है बिल्कुल सैक्रिफाइस का। हम बच्चों से ही कहते थे हर चीज का एक सही समय होता है, राइट टाइम एट द राइट वर्क एट द राइट प्लेस। अब अर्चित हर तरह की मस्ती करेगा, जिंदगी सफर में आए हैं, हर मस्ती करेंगे, लेकिन जब हस्ती बन जाएंगे तो मस्ती करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे मस्ती करते हैं अर्चित, ये भी बताइए। नहीं, अभी तो मर्ची ऐसे जो मस्ती है, अभी तो ये छोटे मोटे गेम खेल लेता है, इसको पसंद है। अभी इसने मुझसे कहा था, जैसे इसका रिजल्ट आया एम्स का और इसकी 2nd रैंक आई, और इसने कहा साहब ओलंपियाड के हिसाब से अभी तो कैंप की डिस्टेंस है, अभी टाइम है, तो अपन पिक्चर देख लेते हैं। मैंने बेटा कौन सी पिक्चर देखनी है? तो हम अभी हाल वहां पे इंदौर में थे, तो हम रात को पिक्चर देखने गए। इसने जो बोला पिक्चर देखी, मैंने बेटा लिस्ट ऑफ बना ले, इसको अपन कवर करते चले जाएंगे। तो कौन सी अभी लिस्ट में कौन सी फिल्में बाकी हैं? अभी तो इसकी लिस्ट है, अभी ये बताएगा आपको। अभी हमने शुरुआत करी है इसको। अच्छा, मतलब अर्चित इस से तरह पूछ की लेते हैं। एनिमेशन पिक्चर, कार्टून पिक्चर्स और इस तरह की पिक्चर ज्यादा अच्छी लगती है, और जो पिक्चर मैसेज देती हैं वो भी अच्छी लगती है काफी। बॉलीवुड फिल्में भी जैसे देखते 3 हैं क्या Idiots अर्चित है, आप? जैसे कि दंगल है, इस तरह की पिक्चर है। दंगल सर, क्या? देखिए, दंगल देखिए आपने? हाँ, आपके दंगल- फेवरेट हीरो कौन है ये भी हाँ, बताएं। देखी थी। फेवरेट हीरो कौन है? हीरो मेरे क्रिश्चियन बेल हैं हॉलीवुड में। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मतलब आमिर खान। आमिर खान। दंगल का जिक्र किया तो उससे ही पता चल गया। अब ब्रजेश जी एक चीज और जानना चाहेंगे कि अब जो आज का समय है या इससे 10 साल पीछे अगर जाते हैं तो कितना हाँ जी। पढ़ाई में फर्क आप देखते हैं? पढ़ाई का फर्क ये कि बच्चों में बस अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल नेचर होना चाहिए, चीज को मगअप नहीं करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आजकल ये नहीं कि आपने कुछ बुक्स कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिक जो एग्जाम कंडक्ट करी, जैसे सीबीएसई कंडक्ट कर रही है, तो एनसीईआरटी बुक जरूर पेरेंटल बुक मान के चले, उन्हें ढंग से करें, टेक्स्ट बुक मान के चले, और बाकी जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहां टीचर पे पूरा फेथ करे। अर्चित ने यही करा, जहां पढ़ रहे थे उस सिस्टम को फॉलो किया, टीचर्स को पूरा फॉलो किया, स्टडी मटेरियल को पूरा फॉलो किया, और एलन के स्टडी मटेरियल के हिसाब से अपने को पूरा अलर्ट रखते हुए, और अपना जो ट्रैक है उस पर जो उसके पीरियडिक टेस्ट होते थे उनको रिहर्सल के हिसाब से हर टेस्ट में अपने मिरर को देखते हुए क्या सिली मिस्टेक है उसको दूर करके हर टेस्ट पहले से बेहतर रिहर्सल देता गया, और फाइनली बेस्ट डे करने का दिन आ गया। चलते चलते बिल्कुल अर्चित आपसे उस दिन बेस्ट करके बिल्कुल आया। चलते चलते आपसे हम वो तमाम लोग जो शायद आपको आगे आने वाले दिनों में एक रोल मॉडल के तौर पर देखें, आपसे इंस्पायर हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या करें? वो जीत का मंत्र क्या है? जीत का मंत्र यही है कि आप हार्डवर्क करें एंड
एक अपना स्ट्रेटेजी बनाए एंड उसको ही फॉलो करे रादर देन किसी और की स्ट्रेटेजी पे चलने, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान को अलग तरह से मतलब बड़ा होता है हर इंसान, तो उसका नर्सरेंस अलग है। जो तो स्ट्रेटेजी बनी है आपकी उसी को strategy फॉलो कितनी करें, हम होनी लोग भी चाहिए वही फॉलो and करते उसको ही हैं, आपको समय की follow थोड़ी करना कमी चाहिए है, अपने हम लोग faith की से। स्टडी ये है। अब बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी बिल्कुल। आपको, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में इसी तरीके के स्टूडेंट्स आपसे पढ़कर आगे Thank you निकले, very much. डॉक्टर्स बने और लोगों और का एक इलाज करें। बेहतरीन डॉक्टर हमारे सामने बैठे हैं आने वाले पूरा समय विश्वास के। है, बहुत बहुत अर्पित, शुक्रिया बहुत ही और बहुत बधाई। और इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।